राइट, आई गेस सब आ गए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल राइट, सो सब पुराने स्टूडेंट्स ही अपने। एक वृशाली कोई नहीं है। वृशाली, आप सुपर 50 बैच से ही हो ना, वागड़ के? यस सर। गुड गुड, चलो ठीक है। अरे क्योंकि आजकल क्या होता है, ये जूम का लिंक सेम ही है ना, तो कई बार जूनियर बैच के बच्चे भी ज्वाइन कर लेते हैं वो सेम लिंक पे क्लिक करके। इसलिए मैं एक बार जस्ट देख रहा हूँ कौन से नाम है पार्टिसिपेंट्स में। ऑल राइट, चलो गुड। So, good morning everyone. Let me share my screen. So, आज है कितना, 16। टाइम भागे जा रहा है यार। कितने महीने हो गए लॉकडाउन को? मार्च मिड से निकला, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने हो गए। क्या तुम लोगों को ऐसा लग रहा है 4 महीने से हो गए हैं? मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई 4 महीने निकल गए, पता ही नहीं पड़ा। बहुत जल्दी टाइम भागता है। ऑल राइट, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था उसका एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था। नर्स्ट इक्वेशन में मैंने आपको बताया था, अगर सेल स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है राइट विशाल, आई नो। सो सेल अगर स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है तो किस तरीके से हम लोग सेल का पोटेंशियल निकालते हैं, तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन यूज में आता है। एंड इन दैट द फॉर्मूला जो है वो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया था। दिस वाज द फॉर्मूला। इसमें हर एक टर्म को हमने अच्छे से समझा था, और सबसे इम्पोर्टेंट एन और क्यू थे। राइट, कि अगर फुल सेल रिएक्शन होगा तो उसके लिए एन कैसा लिखा जाएगा, हाफ सेल रिएक्शन होगा तो उसके लिए एन कैसा लिखा जाएगा, एंड क्यू जो है रिएक्शन कोशेंट, उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। फिर हमने देखा था नर्स इक्वेशन को हाफ सेल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, फुल सेल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और हमने काफ़ी सारे, 1 2 3 4 5, राइट, करीब करीब 5 एग्जाम्पल्स तो ट्राई कर ही लिए थे किस तरीके से नर्स इक्वेशन को यूज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टाइप था जिसमें हम लोग सेम प्रिंसिपल ही फॉलो कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल वाला, कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सेल में जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, ओवरऑल केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, उससे इलेक्ट्रिकल वर्क हो जाएगा। एंड यही चीज को समझाने के लिए मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक गैल्वेनिक सेल ही बना रहे हैं। पर गैल्वेनिक सेल कैसा बना रहे हैं, दोनों तरफ सेम ही इलेक्ट्रोड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाया था मैंने जिंक जिंक 2+ आयंस, दोनों तरफ सेम ही इलेक्ट्रोड है। बट यहाँ पर क्या करा मैंने, जिंक 2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह अलग अलग कर दिया। क्योंकि इनका कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह अलग अलग कर दिया तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा एज पर नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब अगर दो अलग अलग रिडक्शन पोटेंशियल के हाफ सेल को मैं ज्वाइन करता हूँ तो उनमें से क्या हो सकता है, कोई एक एनोड की तरह बिहेव कर सकता है, कोई एक कैथोड की तरह बिहेव कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उनका ई का वैल्यू क्या है। तो हमने बोला कि ऐसा करते हैं कि C1 की वैल्यू कम लेते हैं, C2 की वैल्यू ज़्यादा लेते हैं। तो उससे क्या पता पड़ा
कि E1 की वैल्यू कम आएगी, E2 की वैल्यू ज्यादा आएगी, राइट। तो जिसकी वैल्यू कम आ गई वो एनोड की तरह बिहेव कर गया, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आ गई वो कैथोड की तरह बिहेव कर गया। एंड फिर हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, C2 की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू ज़्यादा थी, C1 की कम थी, तो रिएक्शन होने पर क्या होगा, C2 कम हो जाएगा और C1 बढ़ जाएगा। तो ये सेल कब तक काम करेगा, जब तक दोनों तरफ की कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती, राइट। तो क्या हो गया यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो अपन बोलते हैं, या कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बोल लो, ये हमारा ड्राइव कर रहा है इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। एंड इससे फिर आने वाले ई सेल का कैलकुलेशन हम लोग वापस से नर्स इक्वेशन अप्लाई करके यूज कर सकते हैं, राइट। सो नर्स इक्वेशन से हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व करा था कि ई नॉट सेल तो जीरो होगा, राइट, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड तो सेम ही होंगे अंडर स्टैंडर्ड शील्ड कंडीशन, और ई सेल जो होगा वो जीरो नहीं होगा, उसकी वैल्यू हम लोग ऐसे नर्स इक्वेशन से निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला बन गया था ई सेल इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ लॉन जिंक 2 प्लस कैथोड अपॉन जिंक 2 प्लस एनोड, ठीक है। तो ये ऐसा फॉर्मूला है जो मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप एकदम से याद कर लो, ठीक है, क्योंकि रहेगा आंसर, तो इसका फॉर्मूला एक्चुअली मुझे जो लिखना चाहिए ना, ठीक है, इसका जो एक्चुअली करेक्ट फॉर्मूला होगा वो मुझे लिखना चाहिए, जो जनरल फॉर्मूला होगा, मैं एक स्टेप यहाँ पर नीचे ले आता हूँ उनको, ठीक है, क्योंकि ई नॉट सेल जीरो होगा, है ना। तो जो मेरा फॉर्मूला रहेगा ई सेल का वो रहेगा माइनस आर टी बाई एन एफ लॉन क्यू, ठीक है। ये एक्चुअली में एक कॉन्सेंट्रेशन सेल का फॉर्मूला हो जाना चाहिए, क्योंकि ई नॉट जीरो रहेगा, ठीक है। वो तो क्या है कि अब आप यहाँ पर चाहिए तो क्यू का वैल्यू डाल दो, और उससे जो भी आंसर आपका आएगा वो आप निकाल सकते हो। तो जो येलो में मैंने हाईलाइट किया था वो कॉन्सेंट्रेशन सेल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। मैं एक बार क्विकली येलो वाले पॉइंट्स को कवर कर लेता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन सेल में कैसा था कि कॉन्सेंट्रेशन सेल गैल्वेनिक सेल से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ओवरऑल कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ की इलेक्ट्रोड्स सेम ही होंगी स्टैंडर्ड स्टेट में। फिर नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज का ही होगा, बस कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। एंड यहाँ पर किस तरीके से सेल चलेगा जब तक दोनों तरफ की कॉन्सेंट्रेशंस बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। एंड उसमें अगर ई सेल कैलकुलेट करना है तो इट विल बी माइनस आर टी एन एफ लॉन क्यू, ठीक है। तो ये मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कॉन्सेंट्रेशन सेल के, ये आपको समझ में आए। तो हम आज का डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। कौन सा लेक्चर नंबर है अपना आज, आई थिंक नहीं, 7वां है, ओके। ठीक है, ऑल राइट। सो कॉन्सेंट्रेशन सेल के अब ऊपर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल्स।
ठीक है, कई बार क्या करते हैं लोग, कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, मैं जस्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर ऑब्जर्व करना। क्लासिफिकेशन इन कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है कैसे, यहाँ पर ऑब्जर्व करना। एक हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा दैट बिटवीन टू हाफ सेल्स जो डिफरेंस है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोड सेम रहेगा और इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट रहेगा। इसका मतलब जैसे एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जर्व करना, मान लो ये इस तरीके से है कि दोनों तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, दोनों तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और दोनों तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोड है वहां पर पार्शियल प्रेशर सेम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड तो सेम हो गया, पर जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो अंदर सोल्यूशन होता है, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। तो यहाँ पर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन से C1 मोलर है और यहाँ पर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन से C2 मोलर है। ठीक है, एंड इनको वायर से कनेक्ट करा हुआ है और सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है। ठीक है, ये मेरा प्लैटिनम वायर है, प्लैटिनम रॉड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के बीच का अंतर है। ठीक है, अब आप इस पे थोड़ी सी मेहनत करके मुझे दिखाओ। ठीक है, इसमें आप मैं आपको पहले से बता देता हूँ। ठीक है, आपको ये चीज़ बाद में पता पड़ेगी, पर मैं आपको पहले से बता देता हूँ। और इनफैक्ट ये तो हम लोगों ने खैर लास्ट क्लास में करा ही हुआ है। से C1 इज लेस देन C2। ठीक है, ये मैं आपको अज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ कि मान लो C1 C2 से छोटा है, एंड आफ्टर एनालिसिस जब आप एनालिसिस कर लोगे तो आपको पता पड़ेगा दैट इसकी वजह से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, ठीक है, जो मेरा C1 कॉन्सेंट्रेशन है, C1 ये एनोड वाला है एंड C2 है वो कैथोड वाला है। ठीक है, ये आफ्टर एनालिसिस ही पता पड़ता है। अभी मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, क्योंकि एनोड कैथोड डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर कैसी है। ठीक है, अभी ये मान लो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो तो अब क्योंकि मैंने ये बता दिया है तो शुरू हो जाओ। मुझे एनोड का रिएक्शन लिखो, लिख के बताओ, कैथोड का रिएक्शन लिख के बताओ, फिर ओवरऑल रिएक्शन लिख के बताओ। ठीक है,
सर हाँ बोलो एनोड बोलो बोलो। H2 gas H2 गैस। formation of हम्म 2H plus हम्म plus 2 electron एकदम सही। ठीक है, और इसके cathode नीचे, हाँ इसके नीचे मैं लिख देता हूँ कि ये P है और ये C1 है। ठीक है, C ठीक है, ये P बार है और ये C1 मोलर है। ठीक है, yes sir कैथोड पर 2H plus 2H प्लस plus 2 electron प्लस 2 इलेक्ट्रॉन formation of H2 H2 गैस। राइट, एकदम सही। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ ये C2 बार है, मतलब C2 मोलर है ना, एंड हाँ ये सर P बार है। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल रिएक्शन, अब अगर मुझे यहाँ पर इनको ऐड करना है तो मैं इनको तो काट सकता हूँ क्योंकि ये सेम ही कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सेम ही पार्शियल प्रेशर है दोनों तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रोड तो सेम है, तो मेरा क्या आएगा, 2H प्लस एक्वस इज गोइंग टू गिव यू 2H प्लस एक्वस, और ये हो जाएगा C2 मोलर से हम लोग जा रहे हैं C1 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ड ऑन दिस मेरा n का वैल्यू आ गया 2 और q का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, H प्लस एनोड की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H प्लस कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, है ना। इस तरीके से बन गया। अब मैं इसको यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन में यूज कर लेता हूँ। ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल, अभी ई नॉट सेल तो जीरो होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल में, माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू लॉन क्यू। इनको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ एन और क्यू को, तो जीरो माइनस आर टी बाई 2F इंटू लॉन H प्लस एनोड का स्क्वायर अपॉन H प्लस कैथोड का स्क्वायर। ये क्यू का रहेगा। अच्छा, ये 2 कॉमन निकालकर मैं इस 2 से कट कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि ऐसा होगा ना कि लॉन ये 1/2 है और ये a स्क्वायर है, तो ये a बाहर आ जाता है ना, इस तरीके से हम कट कर सकते हैं, पावर जो है वो बाहर आ जाता है लॉन के, और ये माइनस साइन को अगर मैं अंदर ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर मैं 298 केल्विन पर चला जाऊंगा, सो 298 केल्विन पर कैसा हो जाएगा, ये 0.059 हो जाएगा आर टी बाई एफ, ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा, ये लॉन का लॉग हो जाएगा, और ये बन जाएगा H प्लस कैथोड अपॉन H प्लस एनोड। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे ये जो 2 स्टेप्स करें, ये तो मैंने क्या करा है, बस सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफिकेशन कर दिया है। ठीक है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। आपको ज़रूरत है तो आप फोकस करो सिंप्लीफिकेशन पे, नहीं तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बट ये चीज़ कब है, 298 केल्विन पर, इसलिए मैंने वो आर टी बाई एफ की वैल्यू डाली हुई है। ठीक है, ऊपर वाला तो क्या है, किसी भी जनरल टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर, ये ऊपर वाला रहेगा। ठीक है, विच इज एक्चुअली आर टी बाई एफ लॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड। ठीक है, सो आपको आई थिंक ये समझ में आया है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, चलो क्विक प्रैक्टिस करते हैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल की। ठीक है, इसका सेकेंड टाइप हो जाएगा ये। ठीक है, पहला टाइप मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोलाइट है, अब दूसरा टाइप आपको समझ में आ जाएगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल।
ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट सेम रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम रहेगा, बट इलेक्ट्रोड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे रहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड विल हैव डिफरेंट concentration और partial pressure, ठीक है। तो इसका मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, इसको मैं दो तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। या तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू P1 बार है, एंड यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 से कुछ P2 बार है, ठीक है। एंड ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जिनको वायर से कनेक्ट कर दिया, बीच में सॉल्ट ब्रिज बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो दोनों जगह पर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सी मोलर, या H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सी मोलर, ठीक है। और ठीक है, समटाइम्स आपको नोटिस करना ये सेल कैसा ड्रॉ कर रहा हुआ मिलेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रोलाइट जो है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है दोनों जगह पर वो सेम ही कॉन्सेंट्रेशन का है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का कंपार्टमेंट, एक कॉमन कंपार्टमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सी मोलर, ये कॉमन कंपार्टमेंट रहेगा, और दोनों हाफ सेल उसी इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट रहेंगे। इस तरीके से भी बना सकते हैं, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू P1, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू P2, ठीक है। इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया? विशाल तुम्हें समझ में आया? याद हो तो स्टार्टिंग में तुम थोड़े से अनकंफर्टेबल थे कि अरे ये सॉल्ट ब्रिज वाला कहाँ गया, तो ये मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जहां पर सॉल्ट ब्रिज नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम इलेक्ट्रोलाइट चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब वापस से सेम मैं आप लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, से P1 is more than P2, ठीक है, P1 is more than P2 and after analysis, ठीक है, बिफोर एनालिसिस नहीं पता पड़ता है, ये आफ्टर एनालिसिस ही पता पड़ता है कि कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा, ठीक है। तो मानो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए एक बार के लिए लिखना आसान हो जाए। आफ्टर एनालिसिस पता पड़ेगा दैट P1 is at anode and P2 is at cathode, ठीक है। ये मैंने आपको मान लो इंफॉर्मेशन पहले से दे दी है, तो अब मुझे सेम चीज बताओ जो हम लोगों ने पहले करी है, एनोड का रिएक्शन लिखो, कैथोड का रिएक्शन लिखो, और ओवरऑल रिएक्शन लिख के बताओ क्या रहेगा।
Sir, H2 gas, राइट, H2 गैस, formation of 2H plus 2 electron. राइट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये P1 बार रहेगा, ये C मोलर रहेगा, ठीक है। कैथोड पर 2H plus aqueous plus 2 electron gives H2 गैस, है ना। हाँ सर। ये C मोलर रहेगा और ये P2 बार रहेगा। अब अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो इस बार क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यस सर। क्या बचेगा, H2 गैस इज गिविंग H2 गैस, और यहाँ पर आएगा, ये आएगा P1 बार और ये P2 बार, P2 बार। ठीक है। तो अब यहाँ से N का वैल्यू कितना आएगा 2 और Q का वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कहाँ पर, P2 पर, P2 कौन सा, कैथोड, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एनोड, है ना। मतलब P2 बाय P1 आएगा ना, तो उसको मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट कैथोड, क्योंकि मैंने P2 को कैथोड बोला है, क्यों कैथोड आएगा वो मैं आपको बता दूंगा अभी कैसे, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड। ठीक है। तो अब अगर मुझे ई सेल लिखना है तो ई सेल का फॉर्मूला क्या था, ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉन क्यू। ई नॉट तो यहाँ पर 0 है, तो ई सेल मेरा हो जाएगा आर टी बाई एन एफ इंटू लॉन 1 बाई क्यू, ये माइनस साइन को मैंने अंदर ले लिया, सो आर टी बाई 2f, ठीक है, इंटू लॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एनोड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कैथोड, ठीक है। Q का वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। ये मेरा जनरल हो जाएगा, बट अगर 298 केल्विन पर लिखना है आपको तो 298 केल्विन पर ई सेल विल बी इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग partial pressure of H2 at anode upon partial pressure of H2 at cathode, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि जो एनोड था उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो ना, स्पॉन्टेनियस सेल के लिए ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। स्पॉन्टेनियस सेल के लिए ई सेल पॉजिटिव कब होगा, जब लॉग के अंदर की जो भी क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, क्योंकि लॉग समथिंग लेस देन 1 नेगेटिव हो जाता है, तो जो लॉग के अंदर है वो ग्रेटर देन 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो एनोड पर पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू कैथोड, ठीक है। तो इसके लिए स्टार्टिंग में मैंने जब बोला P1 ग्रेटर देन P2, तो P1 एनोड आएगा और P2 कैथोड आएगा। तो मुझे आफ्टर एनालिसिस पता पड़ता है जब मेरा पूरा फाइनल इक्वेशन बन जाता है, और उसके बेसिस पे मैं जज कर पाता हूँ। ठीक है, समझ में आया। तो ये दो टाइप के रहते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड। आप अपनी बुकलेट में भी देखोगे, मैं आपको आपकी बुकलेट में दिखा देता हूँ। हाँ, ये आप कॉन्सेंट्रेशन सेल्स पढ़ोगे तो एक इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल बता दिया और एक इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल बता दिया।
ठीक है, वैसे तो अब क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों पे अलग अलग हो, ठीक है, तो भी मेरा कॉन्सेंट्रेशन सेल ही रहेगा ना वो, ठीक है, तो वो भी मैं आपको एक बार करा देता हूँ। एक बार मैं इसके ऊपर दिखाता हूँ आपको क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल के ऊपर। एक बार पी वाई क्यूज में देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं आगे बढ़ने के पहले। तो इसमें कौन सा होगा जो कॉन्सेंट्रेशन सेल का एग्जांपल होगा, रुको। हम्म देखो, ये 44th वाला दिख रहा है, तो ये 44th वाला कैसा है? ये तो अभी जस्ट अपन ने जो पढ़ा वही एग्जाम्पल हो गया। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल वाला, ठीक है, तो आप इसमें फटाफट फटाफट जाओगे और देखोगे तो ये आपका बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कई बार क्या है, स्टूडेंट्स फॉर्मूला रट्टा मारने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि ये एन का वैल्यू में भूल जाते हैं, या P1/P2 या P2/P1। वो क्या होता है, जब भी रट्टा मारने की कोशिश करोगे ना, तो ये चीज गड़बड़ होने का चांस ज्यादा रहेगा, ठीक है, कि फॉर्मूला रट्टा मार लिया था अपन ने। आप फॉर्मूला मत रट्टा मारो ना, मैंने बताया आपको तरीका क्या है कैसा है, ठीक है। मतलब अभी तो क्या है कि मैं बहुत पेशेंटली धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। बट अगर मान लो मैं ही एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ तो मैं कितना फटाफट करूंगा कि अच्छा दिख रहा है कॉन्सेंट्रेशन सेल है, तो यहाँ पर कैसा होगा, एनोड पर H2 गैस विल गिव यू 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, और ये P1 है ये P2 है, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इससे N मिल जाएगा 2 और Q मिल जाएगा P2/P1, ये Q मुझे मिल जाएगा। अब E क्या हो जाएगा, E0 तो जीरो होगा, माइनस RT/2F इंटू लॉन P2/P1, फिर ये माइनस साइन को अंदर ले लूंगा मैं, तो मेरा ये बी ऑप्शन आंसर आ गया। तो मुझे 30 सेकेंड्स लगे, 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स मान लो इस आंसर को करने में, बट क्यों, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्चुअली आता था, ठीक है, मैं कोई केयरलेस मिस्टेक भी नहीं करूंगा फिर, ठीक है। अब वो गंदी हैंड राइटिंग मेरे लिए ही है, क्योंकि मैं ही समझ सकता हूँ, आप लोग नहीं समझ सकते हैं, तो वैसे ही आपकी गंदी हैंड राइटिंग भी आप ही समझ पाओगे, बट वो फास्ट होती है, ठीक है। और यहीं पे अगर कोई अपन रट्टा मार के चले गए कोई फॉर्मूला, तो देख रहे हो ऑप्शन कैसे हैं, हाई चांस की गड़बड़ हो ही जाएगी, ठीक है। देखें अगर और कोई फॉर्मूला मिल रहा है तो, और कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के ऊपर। ये वाला भी है, ये 33rd वाला ट्राई करो चलो।
कुछ आया आंसर? देखो ना, इसमें ई सेल विल बी माइनस आर टी बाय एन एफ लॉन क्यू, बस यही रहेगा। ठीक है, ई नॉट तो 0 रहेगा। ई नॉट तो 0 रहेगा। अब एन और क्यू के बारे में सोचो। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि एनोड पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जो भी एनोड हो, मुझे पता नहीं है एनोड, वैसे तो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला है वो कैथोड होगा और कम कॉन्सेंट्रेशन वाला एनोड होगा। ठीक है, बट मान लो आप भूल भी गए, याद नहीं रहा आपको, तो भी आपको इतना तो पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ये एनोड का रिएक्शन होगा और ये कैथोड का रिएक्शन होगा, है ना। तो अगर आप ओवरऑल इनको ऐड भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए जी प्लस एक्वस कैथोड वाला गोइंग टू ए जी प्लस एक्वस एनोड वाला, है ना, यही रहेगा। तो आपका यहाँ पर आप देखो ई सेल का फॉर्मूला रहेगा, एन का वैल्यू यहाँ पर 1 रहेगा एंड क्यू का वैल्यू ये 1, माइनस साइन को मैं अंदर ले लूंगा तो ये हो जाएगा ए जी प्लस कैथोड अपॉन ए जी प्लस एनोड। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो अब मान लो कि पहले वाले केस में कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ये ई सेल आया 0.06। ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन थे, जो ज्यादा वाला होगा वो कैथोड रहेगा। ठीक है, और कम वाला एनोड रहेगा। ठीक है, सो इन first concentration cell, one electrode is 1 molar and the other is 0.1 molar and EFMF is 0.06. In second concentration cell ये आपको निकालना है RT by 1F। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन इलेक्ट्रोड इज 1 मोलर, तो वो कैथोड रहेगा एंड दूसरा वाला 0.01 मोलर रहेगा, तो वो एनोड रहेगा। ठीक है, अब इनको मैं करता हूँ, क्या करूँ, ये RT by F को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ RT by 2.303F इंटू log 10 एंड इसको बोल सकता हूँ RT by 2.303F और ये log हो जाएगा 100। बस तो इनको डिवाइड कर लो, तो 0.06 अपॉन ई, ये RT पूरा कट गया, log 10 1 होता है और log 100 2 होता है, इससे ई आपका आ जाएगा 0.12 वोल्ट। ठीक है, किसी का आंसर मैच करा था? 33 का ए, वेरी गुड अंजलि, आपका आंसर मैच कर गया। ग्रेट। तो आपको एक कॉन्सेंट्रेशन सेल समझ में आ रहा है कैसे वर्क करना है? इट कैन बी समटाइम्स इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, हो सकता है कई बार दोनों ही हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है और फॉर्मूला निकालना है।
ठीक है, ठीक है। आई थिंक कंसंट्रेशन सेल के ऊपर इतना फॉर्मूलाज, इतना डिस्कशन काफ़ी है। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको और मिलते जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट। सो अब हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ा सकते हैं एंड अब हम लोग मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की तरफ। ठीक है, पर उसके पहले आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको कुछ कमर्शियल सेल्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं एनसीईआरटी खोलता हूं आपके लिए। ठीक है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री एनसीईआरटी। सो इसमें जैसा आप पढ़ोगे, देखो स्टार्टिंग में कैसा रहेगा, ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बताया है, तो उसमें सेम वही जैसे मैंने डैनियल सेल लिया था उसको एक्सप्लेन करते हुए आपको। ठीक है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर, ये लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया हुआ है, और सॉरी गैल्वेनिक सेल बनाया हुआ है, एंड राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो सेम ही चीज़ है। इलेक्ट्रोलिटिक पर मैंने अभी फोकस नहीं करा है, मैंने अभी प्राइमरीली गैल्वेनिक सेल के ऊपर ही फोकस करा है। तो जैसे एनसीईआरटी में अभी यहाँ पर गैल्वेनिक सेल के ऊपर फिर फोकस करा, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, उसकी वर्किंग क्या होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, वो सब बताया है। ठीक है, फिर एसएचई क्या होगा उसके बारे में बताया है। फिर एसएचई को यूज़ करके हम कैसे दूसरे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल निकालते हैं वो बताया हुआ है। ठीक है, एंड उसके बेसिस पर किस तरीके से फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फिर ये पूरा डिस्कशन है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर नर्स इक्वेशन का डिस्कशन। ठीक है, एक्चुअली नर्स इक्वेशन का डिस्कशन यहीं पे शुरू कर दिया हम लोगों ने, थोड़ा बाद में करा है नर्स इक्वेशन, जहाँ पर सेल स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं होगा तो उसका ई कैसे लिखना होगा। ठीक है, हम लोगों ने उसके पहले ये सब देख लिया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल क्या होगा, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई, तो ये सब हम लोगों ने पहले कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने देखा। अच्छा, अभी इसमें ये कंडक्टेंस वाला पार्ट तो खैर हम लोग बाद में करेंगे, ये कंडक्टेंस वाला पार्ट सब बाद में आएगा। ये मैं सबसे एंड में ही कराऊंगा आपको। ठीक है, अभी हम शुरू करने जाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये जो मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला सेकंड वाला पार्ट है उसके ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा। पर ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला, इसके बाद एंड में ये एक टॉपिक रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये एनसीईआरटी के टॉपिक में क्या करते हैं ये लोग, कमर्शियल सेल्स जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे आपके पेंसिल सेल जो होता है, ये वाला क्या है, ये पेंसिल सेल के बारे में बता रहे हैं कि पेंसिल सेल कैसे काम करता है, क्या उसका कंस्ट्रक्शन रहता है। ठीक है, फिर ये आपकी घड़ी के अंदर जो सेल रहता है, रिस्ट वॉच के अंदर डालते हैं ना छोटे छोटे वाले सेल, उसके बारे में बताते हैं। फिर ये आपकी कार के अंदर,
ठीक है, कार में या मोटरसाइकिल में जो बैटरी रहती है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, फिर जो ऐसे रॉकेट बनाते हैं, रॉकेट में जो फ्यूल सेल यूज होता है उसके बारे में भी बताते हैं कि ये फ्यूल सेल है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो जिन पर भी कई बार एक आध क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अच्छा, इनको दो पार्ट में बनाया हुआ है। दो पार्ट में कैसा है कि एक तो बोला जा रहा है प्राइमरी। प्राइमरी मतलब जो कि रिचार्ज नहीं हो सकते दोबारा। ठीक है, जैसे आपका नॉर्मल पेंसिल सेल आता है या आपके रिस्ट वॉच के अंदर जो छोटा वाला सेल लगता है। ठीक है, वो कैसा होता है कि वन टाइम यूज होता है, कि एक बार यूज करें और उसके बाद फिर आपको उनको डिस्पोज करना पड़ता है, उनको फेंकना पड़ता है। बट कैसा है, कार के अंदर या मोटरसाइकिल के अंदर जो बैटरी लगती है, ठीक है, वो रिचार्ज हो सकती है। ठीक है, तो उसको सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं। ये सेकेंडरी बैटरी कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग द करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, रिचार्ज कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। पर ये जो पार्ट रहेगा कमर्शियल सेल्स का, ये आपको इसमें याद से देखना पड़ेगा कि क्या टाइप के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये कमर्शियल सेल्स का पार्ट जो है, इसमें मैं आपको बोलूंगा कि क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो मैं यहाँ पे नाम लिखते जाता हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करना। कमर्शियल सेल्स में दो कैटेगरीज रहेंगी, एक हम बोलेंगे प्राइमरी सेल और एक बोलेंगे सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल के बारे में क्या प्रॉपर्टी है, प्राइमरी सेल इज नॉन रिचार्जेबल। एक बार यूज करा उसके बाद थ्रो करना पड़ेगा। सेकेंडरी सेल में रिचार्जेबल होता है। ठीक है, इसमें अब जैसे प्राइमरी सेल में पहला एग्जांपल आप देखोगे तो इस सेल का नाम है कमर्शियल ड्राई सेल। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी दो टाइप है। ठीक है, एक तो ये है जिसमें जिसको अपन लेक्लांच सेल बोल देते हैं। ठीक है, ये इसका नाम है, कमर्शियल ड्राई सेल और लेक्लांच सेल। ठीक है, एंड इसी का एक वेरिएशन होता है मर्करी सेल। ठीक है, ये जो छोटा वाला सेल मैंने आपको बताया, तो इन दोनों के बारे में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बस बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्व करना, ड्राई सेल और स्पेलिंग देखो क्या है इसकी, लेक्लांच, LECLANCHE, ड्राई सेल और लेक्लांच सेल। ठीक है, इसके अंदर आपको बस ये ध्यान रखना रहेगा कि एनोड क्या होगा और कैथोड क्या होगा और उन पे रिएक्शन क्या क्या होंगे। ठीक है, तो अगर आप लेक्लांच सेल देखोगे तो उसमें जिंक
जो है वो आपका एनोड रहेगा, ठीक है। ये आप देखोगे यहाँ पर, आपको मार्कर दिख रहा है क्या? मार्कर क्यों नहीं आ रहा? हाँ, अरे फोटो के ऊपर आता ही नहीं है, ठीक है। फोटो के ऊपर आप फोकस करोगे तो आपको दिखेगा जो कैथोड है वो कार्बन रॉड है और एनोड है वो जिंक कप है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एनोड जो है वो जिंक का एक कप रहेगा और कैथोड जो है वो एक कार्बन का रॉड रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो रिएक्शन है वो आप देखो, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक जिंक 2+ में जाएगा, ठीक है। ये जिंक सॉलिड जिंक 2+ में चला जाएगा, ठीक है। और ठीक है, एक्चुअली इसमें एक्वस नहीं लिखना चाहिए, इसमें पानी होता ही नहीं है, जस्ट आयंस ऐसे ही पेस्ट में ही रहेंगे वो। और कैथोड पर, ठीक है, कैथोड पर क्या होगा, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन के बीच में रिएक्शन होगा, ठीक है। ये पाउडर्ड ऐसे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप लिख लो, ठीक है। चाहिए तो मैं यहाँ से इनको स्निप भी कर लेता हूँ ना, बार बार क्या लिख रहा हूँ। ये तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये एनोड जो है वो एक जिंक का कप रहेगा और कैथोड जो है वो कार्बन का रॉड रहेगा। कार्बन का रॉड एक्चुअली क्या हो गया यहाँ पर, इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह हो गया, ठीक है। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बस वो कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। कार्बन एक्चुअली, कार्बन का कौन सा फॉर्म है जो कि कंडक्शन में हेल्प करता है, एक्चुअली ग्रेफाइट। तो वो कार्बन बोल सकते हो या फिर आप ग्रेफाइट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक आपका रहेगा ड्राई सेल और इसका नाम होगा तो लैक्लांस सेल, ठीक है। इसमें एक दूसरा भी रहेगा जो मरकरी सेल है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये मरकरी सेल के अंदर कैसा रहेगा, सिमिलर ही रहने वाला है, ठीक है, बट इसमें मरकरी का यूज होगा, ठीक है। तो इसमें जिंक मरकरी अमलगम एनोड रहेगा एंड यहाँ पर मैं ये लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एनोड क्या रहेगा, ऑब्जर्व करना, जिंक Hg, ठीक है। अमलगम, अमलगम वर्ड सुना है ना आपने पहले, बेसिकली मरकरी के साथ में किसी मेटल के अलॉय को अमलगम कहते हैं। और कैथोड पर HgO एंड कार्बन, ठीक है, मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन का मिक्सचर रहेगा, ठीक है। तो ये आपके
जो छोटे छोटे रिस्ट वॉच वगैरह में यूज होने वाला सेल रहता है, ठीक है। फिर अच्छा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सेकेंडरी बैटरी रहेगा, ठीक है। इन दोनों में एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछो कि किस पे क्वेश्चन बनने का चांस ज्यादा रहता है, तो वो सेकेंडरी सेल रहेगा, ठीक है। जो ये लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इसको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। तो इसमें आप ऑब्जर्व करना, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एनोड जो है वो लेड है, एंड कैथोड पर क्या है, लेड विद लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रिएक्शंस रहेंगे। तो यहाँ पर आप नाम देखना, दिस इज कॉल्ड एज लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। तो एनोड पर आपका लेड रहेगा और कैथोड पर लेड ऑक्साइड, एंड इनके ये रिएक्शंस होंगे कैथोड एंड एनोड के। तो इसमें कैसा आप देख रहे हो कि इसमें जैसे जैसे रिएक्शन होता जाता है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर SO4 2 माइनस कंज्यूम होता जाएगा। SO4 2 माइनस क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से आता है वो बेसिकली। तो जो ये कार के अंदर की बैटरी होती है, इसमें जो एसिड होता है उसको कई बार रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके अंदर ये ऐसा 38% सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया। फिर देखिए निकल कैडमियम बैटरी भी मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर ये आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। फिर एक और जो है वो कौन सा बताया मैंने आपको, निकल कैडमियम, निकल कैडमियम बैटरी है। ये आपका इसमें रिचार्जेबल सेल्स में सेकेंडरी सेल में लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। इसमें ये आपका ओवरऑल रिएक्शन रहेगा, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और निकल का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है।
ये आपका ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर हो रहा होगा निकल कैडमियम बैटरी के अंदर। तो इसमें एक्चुअली अगर आप देखोगे तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड है, और निकल का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये कैथोड पे रहेगा। ठीक है, अगर इसको चार्ज करोगे तो ये रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक सेट ऑफ कमर्शियल सेल्स हैं जिनके ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी बुकलेट में ही देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन तो मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं कई बार पूछ लेते हैं वो लोग। ये देखो, जैसे ये है लेड स्टोरेज बैटरी वाला, व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्जेस, तो क्या हो रहा है। ठीक है, और ये 4 ऑप्शंस है। तो ये अब आपको कब पता पड़ेगा, जब आपको लेड स्टोरेज बैटरी के रिएक्शंस याद होंगे। तो अभी यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया कि लेड स्टोरेज बैटरी का ये रिएक्शंस रहेंगे, तो इसमें आपको दिखेगा। अब एक एक करके आप ऑप्शन चेक कर लो। SO2 इज इवॉल्व, इसमें तो कहीं पर SO2 है ही नहीं लेड स्टोरेज बैटरी में, तो ये पहला ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, PbSO4 इज कंज्यूम्ड। देख लेते हैं PbSO4 के साथ में क्या हो रहा है। PbSO4 तो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एनोड और कैथोड में दोनों के केस में तो PbSO4 प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये तो बी ऑप्शन भी गड़बड़ है, राइट। फिर सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, लेड इज फॉर्म्ड, वापस से गड़बड़ है। लेड तो कंज्यूम हो रहा है, लेड फॉर्म थोड़ी ना हो रहा है। और फिर लास्ट ऑप्शन क्या है, H2SO4 इज कंज्यूम्ड। ये जरूर थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि ये SO4 2 माइनस जो है, ठीक है, ये कंज्यूम हो रहा है ना, तो ये H2SO4 बेसिकली कंज्यूम ही हो रहा है एनोड कैथोड रिएक्शंस पर। तो इससे आप आंसर कर पाओगे डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो, ये AFMC में भी पूछा है, मैंने लेड स्टोरेज बैटरी चार्ज्ड। ठीक है, तो क्या होगा। सो इस तरीके से कई बार आपसे ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें से मैंने जनरली नोटिस करा है कि लेड स्टोरेज बैटरी पर ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो आप डेफिनेटली अच्छे से ध्यान रख लेना। अरे ठीक है, ये आप अच्छे से ध्यान रख लेना। बाकी सेल्स का भी आप ध्यान रखो, क्योंकि इनमें कमर्शियल सेल्स में से ये चीज़ का मतलब, देखो सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूँ, इस चीज़ का रट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा कि ये कमर्शियल सेल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, एंड इसमें बस यही पता करना है कि एनोड कैथोड पर क्या हो रहा होता है। ठीक है, अब हम लोग मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पर अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि हम लोगों ने चैप्टर का डिफिकल्ट वाला पार्ट जो है वो कवर कर लिया है। अब जो इसके आगे की चीजें आने वाली हैं जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, वो रिलेटिवली सिंपलर है। ठीक है, जैसे अगर आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में हो सकता है आउटलाइन दिया हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जब हम लोगों ने करा होगा। हाँ, तो हो सकता है मैंने आउटलाइन दिया होगा आपको कि हम लोग इस चैप्टर में कैसे कैसे 3 पार्ट्स करेंगे। एक गैल्वेनिक सेल रहेगा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगा, और एक कंडक्टेंस वाला पार्ट रहेगा। ठीक है,
तो गैल्वेनिक सेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमको अभी थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा लेक्चर्स लगे हैं, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें मैंने बोला था कि मैं धीरे धीरे लेके जाऊंगा आपको, अपने को कोई ऐसे हड़बड़ी नहीं है। एंड जैसा मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करके लगा कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि याद हो गई हैं या आप एक्सपर्ट हो गए हो। ठीक है, पर जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं धीरे धीरे वो आपको समझ में आई हैं। अब वो आप कितना रिटेन कर पाते हो, ठीक है, वो आपके रिविजन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना बार बार रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट वाला पार्ट हमारा हो गया है गैल्वेनिक सेल का। अब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल और कंडक्टेंस, ये दो पार्ट पढ़ेंगे आगे जाके। एंड इन दोनों पार्ट में, ये दोनों पार्ट गैल्वेनिक सेल से ज़्यादा आसान है। ठीक है, एंड मैं बोलूँगा कि ये ज़्यादा स्कोरिंग भी है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और कंडक्टेंस वाला। ठीक है, तो और इनमें ऐसा भी है कि अगर गैल्वेनिक सेल का आपको डिटेल्स भी नहीं याद है, ठीक है, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा याद भी है, तो भी ऐसा नहीं है कि आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में या कंडक्टेंस वाले पार्ट में कुछ दिक्कत आने वाली है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल की चीज़ें भी याद रह जाती है, तो आप ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला पार्ट और ये कंडक्टेंस वाला पार्ट तो आसानी से कैप्चर कर सकते हो, और इनके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो काफ़ी स्कोरिंग भी रहते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला पार्ट। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अब आप ऑब्जर्व करना, मैंने आपको क्या बताया था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर हम लोग देखते हैं, और हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट से, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट से हम लोग एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ड्राइव करेंगे, है ना। तो वो किस तरीके से रहेगा वो आप ऑब्जर्व करना। इलेक्ट्रिकल वर्क से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो इसका कंस्ट्रक्शन में क्या करता हूँ, सेम डैनियल सेल वाला ही लेता हूँ। ये जिंक था, जिंक 2+ आयंस के सॉल्यूशन के अंदर था। ठीक है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, और ये कॉपर 2+ आयंस का सॉल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, इनको मैंने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट भी करा हुआ है, ये मेरा सॉल्ट ब्रिज भी है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं वायर लगा देता हूँ, इनको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मान लो ये स्टैंडर्ड स्टेट में ही है, 1 मोलर है। ठीक है, तो इससे अगर आपको याद हो तो मेरा ई नॉट सेल कितना आता था, 1.1 वोल्ट। ये हम लोगों ने बहुत बार कैलकुलेशन कर लिया, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड करके निकालते थे। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे होते थे इसमें, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते थे जिंक से कॉपर की तरफ। ठीक है,
यहाँ पर रिएक्शन हो रहा होता था जिंक गोज टू जिंक 2+, एंड यहाँ पर रिएक्शन हो रहा होता था कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन गोज टू कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये डैनियल सेल याद है अपने को, गैल्वेनिक सेल जो अपन ने पढ़ा था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे इस रिएक्शन को उल्टा कराना है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को मुझे अगर उल्टा कराना है तो मुझे चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स उल्टे डायरेक्शन में जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट लगा दूंगा। ठीक है, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट लगा दूंगा। ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट नोटिस करना, ये मैं इस तरीके से लगाऊंगा। ठीक है, ये बेसिकली इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, तो कैसा रहता है करंट, फिर किस तरफ जाता है, करंट इस तरफ जाता है ना। अगर करंट इस तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना, ई एक्सटर्नल लगा दिया। ठीक है, और ये ई एक्सटर्नल ई नॉट से ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये जो सेल का खुद का पोटेंशियल है उसको ओवरकम कर सके। ठीक है, ये जो ई एक्सटर्नल है ये ई सेल से ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अब मेरे इलेक्ट्रॉन्स ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगे। ठीक है, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पहले जिंक से कॉपर जा रहे थे, अब वो उल्टे डायरेक्शन में कॉपर से जिंक की तरफ जाने लगेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट is applied to move electrons in opposite direction to that of galvanic cell। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में जैसे जा रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं इलेक्ट्रॉन्स ले जा रहा हूँ। ठीक है, अब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ले जाने से क्या हो जाएगा अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं अब। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होने वाला है अब रिडक्शन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन रिडक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर, अब जो जिंक के आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेंगे और उससे जिंक सॉलिड बना देंगे। अब जहां पर रिडक्शन होता है उस जगह को क्या बोला जाता है, कैथोड। ठीक है, क्योंकि कैथोड एनोड का डेफिनेशन यही है, जहां पर रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है और जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर एनोड है। ठीक है, यहाँ राइट हैंड साइड पर क्या होगा, आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पर आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कैसे रहेंगे वो, क्योंकि यहाँ पर कॉपर जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा मेरा एनोड। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखोगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा,
zinc 2 plus aqueous plus copper solid is giving copper 2 plus aqueous plus zinc solid. तो ये क्या था? This was a non-spontaneous reaction. ये अपन ने पहले पढ़ा था ना, that between zinc and copper is less active. तो copper zinc के ions को displace नहीं कर पाता था, ठीक है, by itself. But यहाँ पर ये reaction हो रहा है. So what we have done is we have used external current, ठीक है, used external current to drive non-spontaneous chemical change. समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, क्योंकि जो जिंक है वो एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव सेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे पोलैरिटी जो होगी वो नेगेटिव रहेगी, ठीक है। यहाँ पर जो कैथोड है, नोटिस करना, वो नेगेटिव पोलैरिटी का रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। वहाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एंड जो एनोड है, यहाँ पर एनोड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और ये बैटरी के, एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप नोटिस करना कि एनोड की पॉजिटिव पोलैरिटी रहेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, जिसपे कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि गैल्वेनिक सेल में कैसा था, एनोड नेगेटिव था और कैथोड पॉजिटिव था, एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उसका उल्टा हो गया है, ठीक है। बट मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और समझाया था कि एनोड एंड कैथोड की डेफिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं होती है, एनोड एंड कैथोड की डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। एनोड वो है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है, एंड जहां पे रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है। ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बस ध्यान रखने का पॉइंट है। मैं चाहिए तो इसको यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है, आपके लिए एक्चुअली बाद में काम भी आएगा ये। मैं यहाँ पर ऐसे नोट करके लिख देता हूँ, नोट, ठीक है। इस तरीके से लिखता हूँ, देखो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। सो एनोड वही है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में वही चीज है। कैथोड वो है जहां पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। बस जो एक अंतर आया यहाँ पर वो इस चीज का आ रहा है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव था एंड कैथोड पॉजिटिव था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में
एनोड की पॉजिटिव पोलैरिटी है और कैथोड की नेगेटिव पोलैरिटी है, ठीक है। बट जो ट्रू डेफिनेशन है एनोड कैथोड की वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर बेस्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी, ठीक है। तो वैसे एक नोट रखने के लिए पॉइंट रखना। अच्छा चलो, अब अगर मैं आपसे इसमें एक चीज पूछूं सॉल्ट ब्रिज के बारे में, ठीक है। यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का तो सेम ही काम रहेगा कि वो सर्किट कंप्लीट करेगा बाय सेंडिंग आयंस, ठीक है। अब मुझे एक बार के लिए बता सकते हो कि कौन से आयंस किस तरफ जा रहे होंगे? मान लो इसमें केप कटायन और अनायन है, तो सॉल्ट ब्रिज के कटायन किस तरफ जा रहे होंगे और सॉल्ट ब्रिज के अनायन किस तरफ जा रहे होंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्या था कि उसको न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। कॉपर की तरफ अनायन। सो अनायन जाएंगे कॉपर वाली साइड पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आयंस एक्सेस में हो रहे हैं ना, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अनायंस इस तरफ चले जाएंगे और कटायंस किस तरफ जाएंगे? उसके ऑपोजिट तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिंक 2+ आयंस खत्म हो रहे हैं, ठीक है। जिंक 2+ आयंस खत्म हो रहे हैं, तो उनको रिप्लेनिश करने के लिए और कटायंस इधर आ जाएंगे, ठीक है। सो आई थिंक अब आपको एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग समझ में आई है कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे वर्क कर रहा है। जस्ट जो गैल्वेनिक सेल था, हम उसका ऑपोजिट रिएक्शन करवा देते हैं यूजिंग एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, गैल्वेनिक सेल समझ में आ गया था, तो ये चीज भी अब आपको समझ में आ ही जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद नोटिस करना जो इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है। तो यहां पर मैं एक हेडिंग देता हूं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, दिस प्रोसेस of using external electric current, okay, using external potential difference to bring about a chemical change is called electrolysis, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के, और उन एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद में, ठीक है, हमारे दो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। एक तो हम ये जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस करने पर रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, क्या चीज़ प्रोड्यूस होगा, क्या चीज़ कंज्यूम होगा। एंड दूसरा, जब हमें रिएक्शन पता पड़ जाएगा
तो फिर हम उसका न्यूमेरिकल एनालिसिस करना चाहेंगे कि कितना करंट डालने पर, कितना टाइम तक करंट चलाने पर कितना मोल्स ऑफ सब्सटेंस हमें मिलेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये एनालिसिस हमारा दो इसके इंपॉर्टेंट पहलू रहेंगे। एक रहेगा कि what will be the reaction, what will be the reaction। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, what will be the reaction, और बेसिकली हमको तो प्रोडक्ट से मतलब है कि क्या बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस करने पर। ठीक है, जैसे आपने अपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, H2 गैस एंड O2 गैस मिलता है ना। सुना है कि नहीं सुना है ये पहले जूनियर क्लास में। वाटर के थ्रू अगर हम लोग करंट पास करने की कोशिश करते हैं तो फिर उससे हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो एक तो हमारा रहेगा कि व्हाट विल बी प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड दूसरा रहेगा इनका अमाउंट। ठीक है, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, कितना अमाउंट में ये प्रोड्यूस होंगे। तो ये पहले वाले पार्ट के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको पहले डिस्कशन करके बताऊंगा। पहले हम लोग ये सीखना समझना सीखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग ये पता पड़ जाएगा कि रिएक्शन क्या होगी, तो हम लोग फैराडेज लॉज को यूज करेंगे। ठीक है, वैसे कोई नए लॉज नहीं है, ये मोल कंसेप्ट एंड इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट ही है। मैं आपको बता दूंगा क्योंकि ये नाम से नए लग रहे हैं फैराडे के लॉ, बट ये है मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट ओनली, कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब हम पहले पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, पहले प्रोडक्ट का मैं हेडिंग लिख देता हूं, द प्रोडक्ट्स obtained as a result of electrolysis। products obtained as a result of electrolysis। सो इसमें हम डिटेल में जाएंगे, उसके पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ that products obtained as a result of electrolysis will depend upon, ठीक है, will depend upon the following factors। क्या क्या फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, concentration of electrolyte, nature of electrode,
and you can say charge density flowing through electrolysis. ठीक है, अब एक बार में सुनने में आपको मतलब काफी ज्यादा फैक्टर्स लग रहे होंगे कि ये सब क्या है, कैसे इम्पैक्ट करेंगे। तो अब मेरा काम यही रहेगा कि मैं इनको आपको अगली क्लास में एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल लेकर समझाता जाऊंगा कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अगली क्लास में यहीं से पिक करते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग एग्जांपल्स देखते जाएंगे, क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, और एक बार हमें ये चीज समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे होंगे, तो हम फिर उन पर फैराडेज के लॉज अप्लाई करके कैलकुलेशंस भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट को यूज करके, ठीक है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी टाइम खत्म हो गया वैसे भी, तो मैं अगली क्लास में यहीं से फिर पिक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो, कोई डाउट वगैरह है आप लोगों को, कुछ पूछना है? सर, हाँ बोलो। जो आपने इलेक्ट्रोलाइट की सीरीज समझाई थी वो चार्ट फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, उसमें दिक्कत आता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपन ने पढ़ी थी, ठीक है, कहाँ गई ये, मेडिकल वाले बैच का खोल के दिखाते हैं। सो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए हमको ज़रूरी होता है समझना कि सबसे पहले ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन कैसे रही है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ठीक है, मैं एक बार मेरा मार्कर लेके आता हूँ। ठीक है, बाकी लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डाउट नहीं है तो। ठीक है, मैं कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं बस रिवीजन ही कराऊंगा। तो जिन लोगों को अगर आता है समझ में, तो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि इसके बाद आपकी एक और क्लास होगी ना। अभी कितनी बजे से अगली क्लास आपकी? 10:15। 10:15 ना, हाँ, तो 10-15 मिनट में मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, ये जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड है, ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना। इसके साथ में हमने ये डिफरेंट डिफरेंट हाफ सेल लगाए और उनका एसआरपी हम लोगों ने नोट करके लिख लिया। अब उनको हम लोगों ने ऐसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, अब कुछ ऐसे वैल्यूज मिले थे, कुछ ऐसे हाफ सेल मिले थे जिनका एसआरपी नेगेटिव आ रहा था, कुछ ऐसे मिले जिनका एसआरपी पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो जिनका एसआरपी नेगेटिव आता है, उनका नेगेटिव क्यों आया? बिकॉज ये हाफ सेल को जब एसएचजी के साथ कनेक्ट करा तो ये एनोड की तरह बिहेव करने लगे। ठीक है, मतलब उनको ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, दे वांट टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीडेशन होना चाहता है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा होगा, है ना। तो ये हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिन जिन के एसआरपी नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, सो मोर द नेगेटिव एसआरपी, स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये जो आपने यहाँ पर देखा, ये लिखा है ना यहाँ पर एनसीईआरटी में, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर कैसा है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, ठीक है,
जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो वैसे वैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग क्या स्टेटमेंट याद कर लेंगे, लेसर द एसआरपी lesser the SRP, stronger is the reducing agent। ठीक है, एंड इसी में जिनका पॉजिटिव एसआरपी था, ये जो ऊपर वाले एग्जांपल थे इनका पॉजिटिव एसआरपी था, तो इसका पॉजिटिव एसआरपी का मतलब क्या था कि ये जो सब्सटेंस है ये कैथोड की तरह एक्ट करने की कोशिश करेंगे जब SHE के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कैथोड की तरह एक्ट करेंगे मतलब दे वुड वांट टू अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, अगर वो खुद रिडक्शन में जा रहे हैं, खुद रिड्यूस हो रहे हैं, तो सामने वाले को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जितना जितना हमारा SRP पॉजिटिव होता जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आप ऑब्जर्व करो कि कोई भी दो इलेक्ट्रोड्स को मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, मान लो ये ब्रोमीन वाला और आयोडीन वाला। ठीक है, ये आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ये ब्रोमीन वाला है, ठीक है, और ये आयोडीन वाला है, इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें कैसा होगा, ब्रोमीन वाले का SRP ऊपर है, ठीक है, तो इसका टेंडेंसी रहेगा टू बिहेव एज कैथोड। ठीक है, इट इटसेल्फ वुड वांट टू अंडरगो रिडक्शन, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो नीचे वाला है इट वुड वांट टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। relatively speaking, it will want to act as reducing agent, it will want to undergo oxidation, तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो हम लोगों ने क्या स्टेटमेंट याद कर लिया था, यहाँ पर हम लोगों ने ये स्टेटमेंट याद कर लिया था कि कोई भी दो इलेक्ट्रोड अगर हम लोग लगा रहे हैं साथ में, तो उसमें जिसका SRP कम होगा विद साइन वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, और जिसका SRP ज्यादा होगा विद साइन वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो आप इस चीज को बिल्कुल अच्छे से गांठ बांध लो, इस चीज को एकदम याद कर लो कि अगर मुझे कोई भी दो हाफ सेल मिल रहे हैं, उनको मैं कनेक्ट कर रहा हूं, तो उसमें कौन सा एनोड कौन सा कैथोड वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, SRP के बेसिस पर। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? हाँ सर। और कोई स्पेसिफिक डाउट इसमें बताओ? नहीं सर, हो गया क्लियर। ठीक है, तो इसमें अब आपको अगर क्वेश्चन में कुछ डाउट आ रहा है ना किसी क्वेश्चन वगैरह में, तो वो क्वेश्चन भी आप मुझसे पूछ लेना अगली बार, तो हम लोग वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे कि इसको हम लोग कैसे इस सीरीज के थ्रू आंसर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे आप लोगों को। ठीक है, तो उनको एक बार दोबारा रिकैप कर लेना, और डाउट आएंगे तो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाँ सर। चलो ऑल राइट, फिर अभी क्लास क्लोज करता है। थैंक यू।